स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर प्रकाश के अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक किसे कहा जाता है, इंडेक्स जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि मृगमरीचिका और तारों का टिपटिपाना, और इसके बाद पिछले वाली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि इस पार्ट का बेसिक जो जानकारी आपको मिल सके और आपको आज की वीडियो समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन? आज की वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा है आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं, और जो आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको होने के लिए कौन सी शर्तों का लागू होना जरूरी है, तो इस वीडियो को अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो प्रकाश स्रोत होता है उसे सघन माध्यम में रखा जाता है, ठीक है ना। ये पानी जो है वो सघन माध्यम में काम करेगा। आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है, ये पानी सघन माध्यम में काम करेगा। ये जो हवा रहेगी वो विरल माध्यम में काम करेगा, बराबर है। और जो प्रकाश स्रोत रखा जाएगा वो हमेशा विरल सघन माध्यम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सघन माध्यम में। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो आपको मालूम है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो विचलन होता है वो अलग अलग होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किसी न किसी कोण से क्या होती है? विचलित होती है। तो उसी प्रकार हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो अविलंब से क्या हो जाती है? वो दूर हट जाती है। इस नियम को आपने सीखा हुआ है। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये क्या है? यहाँ पर अविलंब है। ये क्या है? अविलंब। तो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, ठीक है। और तो ये हो जाएगा कोण आर, और ये हो जाएगा कोण आई। आपतित कोण और अपवर्तन कोण, आपतित कोण और अपवर्तित कोण। कोण आई का मान जो रहता है हमेशा, और कोण आर का मान कभी दोनों बराबर नहीं रहेगा। दोनों का अनुपात सेम होता है, समान होता है। कोण आई का मान और कोण आर का मान, साइन आई बटे साइन आर का मान समान होता है, स्नेल के नियम के अनुसार। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर कभी भी अपवर्तन के नियम में, जब भी हम लोग अपवर्तन टॉपिक पढ़ेंगे तो आई और आर कभी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर आई का मान क्या होगा? कम, और यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर दूसरी बार उसका अपवर्तन होता है, आपने आई को बढ़ाया, तो आई को बढ़ाने की वजह से कोण आर का मान और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ये अविलंब से क्या हो जाएगा? दूर चल जाएगा। तीसरी स्थिति में देखो, यहाँ पर आपने आई दिया है, यहाँ पर आई वन दिया है। तीसरी स्थिति में आप लोग देखोगे कि आई का मान आपने बढ़ाया तो एक जगह पर ये जो अपवर्तित किरण थी वह दूसरे माध्यम में नहीं गई, अर्थात वह इस जो सतह है इस सतह के समांतर चली गई, और यहाँ पर एक कोण बन गया, अविलंब से 90 अंश का कोण बनाया। तो ये आर का मान क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, अपवर्तित कोण का माप। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण अविलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण का माप कितना होता है? 90 अंश होता है, ठीक है ना। और जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इंग्लिश में IC द्वारा दर्शाया जाता है उसको, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। आर का मान 90 अंश हो जाता है। अगर इस स्थिति में तो आर का मान 90 हो जाएगा, मतलब वो उस सतह के समांतर चली जाएगी, मतलब वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, मतलब वो जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम प्रकाश किरण नहीं जाती है। अगर इसके कोण आय का मान और आपने और बढ़ा दिया, कोण आय को और झुका दिया, अर्थात और बढ़ा दिया, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो अपवर्तित किरण है वह विरल माध्यम में न जाकर वह सघन माध्यम में क्या होती है? वापस लौट आती है। ये कब होता है? ये जब आप लोग आय का मान 90 से क्या कर दोगे? ज़्यादा कर दोगे। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपतित कोण का माप जब आप क्रांतिक कोण के माप से ज़्यादा कर दोगे तो वह किरण क्या होती है? वह दूसरे वाले माध्यम में ना जाकर
उसी माध्यम में क्या होती है, वापस आती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। जब किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाती है उसे परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी किरण वापस आती है, मतलब कुछ थोड़ी भी मात्रा में किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, अर्थात विरल माध्यम में नहीं जा पाती है। तो यहाँ पर जितनी किरण रहेगी उतनी पूरी की पूरी उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। ठीक है ना। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इंद्रधनुष निर्माण करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। इंद्रधनुष जो तैयार होता है ये उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत महत्व है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पहली चीज़ जो यहाँ पर प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत हमेशा सघन माध्यम होना चाहिए। अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो प्रकाश स्रोत हमेशा कहाँ होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए। और यहाँ पर जब भी प्रकाश स्रोत सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होता है, दूर होता है। लेकिन जैसे ही जैसे आप आय का मान बढ़ाते जाओगे, कोण आय का मान बढ़ाते जाओगे, आर का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी आय के कोण पर आर का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। जब आर का मान 90 अंश हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण, एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। फिर उसके बाद भी अगर हमने कोण आय का मान बढ़ाया तो आय का मान जो रहेगा वो क्रांतिक कोण के माप से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो किरण है वो विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जो इंद्रधनुष की बनने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर होती है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बता दूंगा कि इंद्रधनुष कैसे निर्माण होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो उसका आंशिक रूप से क्या होता है, परावर्तन होता है। मतलब जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तो कुछ किरणें क्या होती तो विरल माध्यम में चली जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी किरणें थी जो सघन माध्यम में वापस आ रही थी। देख ली यहाँ पर। ठीक है ना। कुछ किरणें तो दूसरे माध्यम में चली जा रही, विरल माध्यम में चली जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी किरणें थी जो सघन माध्यम में वापस आती थी। अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौट आता है और प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से प्रकाश की कुछ किरणें पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक परावर्तन कहते हैं। मतलब पूरा परावर्तन नहीं होता है, थोड़ा ही परावर्तन होता है, क्योंकि कुछ किरणें होती है वो विरल माध्यम में चली जाएंगी और कुछ किरणें रहेंगी वो सघन माध्यम में वापस आ जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की उर्वरित भाग का अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो अविलंब से दूर हटता है। ये आप सभी को मालूम है। जब कभी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आपतन कोण आय का मान अपवर्तन कोण आर से क्या होता है, कम होता है। हमेशा आय का मान जो रहेगा वो आर से क्या रहेगा, कम रहेगा हमेशा। तो आय का मान बढ़ाते गए तो स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तो स्नेल के नियम के अनुसार आर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपने आय का मान बढ़ाते गए, आपतित कोण का माप बढ़ाते गए तो जो परावर्तित अपवर्तित कोण है उसका माप भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे आय एक विशेष मान पर आर का मान क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। आय के एक विशेष मान पर आर का मान क्या हो गया था, 90 हो गया था, आपको पहले बताया मैंने। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हैं। इससे अधिक अगर आपने आपतन कोण और बढ़ा दिया, मतलब आय का मान आपने और बढ़ा दिया तो आर का मान 90 से ज़्यादा हो जाएगा और वे किरणें सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं। मतलब वे किरणें विरल माध्यम में नहीं जाएंगी, पूरी पूरी किरण सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है ना। पूरे पूरे प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन होता है। और इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्रांतिक कोण का माप हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ये अपवर्तनांक का नियम है, साइन आई बटे साइन आर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आई जो रहेगा क्रांतिक कोण रहेगा और आई आर का मान कितना है यहाँ पर, 90। तो जब आर की हम लोग 90 रखेंगे, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, 1, और आंसर कितना आएगा, आई आएगा। बात समझा। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना जरूरी है। और दूसरा चीज़, जो आपतन कोण है उसका माप हमेशा क्रांतिक कोण के माप से ज़्यादा होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये दोनों नियम अगर सत्य होते हैं, ये दोनों शर्तें अगर लागू होती हैं
तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप लोग स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सके। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।